अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी वेरान मीनार, पहला हिस्सा। नाग ये कहकर खामोश हो गया। केटी मकड़ी उसकी हथेली से उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। नाग अपनी जगह पर बिल्कुल साकित और खामोश खड़ा था। बुजुर्ग सांप, अंबर और पीपल का दरख्त उसे देख रहे थे। अचानक नाग के जिस्म में से धुआं निकलना शुरू हो गया। अंबर उसकी तरफ लपका कि उसे आसेब के असर से बचाए कि नाग धुएं के एक मरगोले की तरह चक्कर खाने लगा। बुजुर्ग सांप ने सांप की जुबान में चिल्लाकर अंबर से कहा, इसके पास मत जाना, आसेब खतरनाक है। मगर अंबर ने परवाह न की। जो ही वो नाग के करीब आया, नाग धुआं बनकर गायब हो गया। इसके साथ ही केटी अपनी असली शक्ल में वापस आ गई। उसने नाग को धुआं बनकर गायब होते देख लिया था। उसने अपना सर पकड़ लिया और गमगीन आवाज में बोली, अंबर, मैंने तुम लोगों को मना किया था कि मेरा आसेब अपने सर न लेना। अब हम नाग को कहाँ ढूंढेंगे? अंबर भी हैरानो परेशान खड़ा था। उसे केटी के वापस आ जाने की अगर खुशी हुई थी तो नाग के धुआं बनकर आसेब का शिकार बन जाने का सख्त दुख भी हुआ था। उसने केटी के सर पर हाथ रखा और उदास आवाज में बोला, केटी बहन, खुदा का शुक्र है कि तुम वापस आ गई, लेकिन नाग के इस तरह से बिछड़ जाने का मुझे बेहद सदमा हुआ है। केटी की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने कहा, मैं अपने भाई की यह कुर्बानी कभी फरामोश न कर सकूंगी। उसने मेरी खातिर अपने आप को अनजानी आफतों के हवाले कर दिया। बुजुर्ग सांप कहने लगा, अजीम नाग देवता सचमुच अजीम है। उसने अपनी बहन के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। लेकिन मेरे बच्चों, नाग एक देवता है, इत्मीनान रखो, उसे कुछ नहीं होगा। पीपल का दरख्त बोला, मैंने अपनी 1000 साल जिंदगी में ऐसा भयानक आसेब कभी नहीं देखा। अंबर ने बुजुर्ग सांप के जरिए पीपल के दरख्त से दरियाफ्त किया कि क्या इस आसेब का कोई तोड़ हो सकता है जो नाग से चिमट गया है। बुजुर्ग सांप ने पीपल के दरख्त से कहा तो वो बोला, इस आसेब का मुझे कोई तोड़ नजर नहीं आता। काश मैं अंबर और केटी की कोई मदद कर सकता। बुजुर्ग सांप ने यह बात अंबर और केटी को बता दी। वो चुप हो गए। उनके दिल नाग की याद में सख्त उदास थे। अचानक उन्हें नाग की आवाज सुनाई दी। ये आवाज जैसे बहुत दूर किसी ऐसे रेगिस्तान से आती मालूम होती थी जहां तेज आंधियां चल रही हों। बुजुर्ग सांप, पीपल का दरख्त, अंबर और केटी चौंक कर नाग की आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। नाग की आवाज बेहद कमजोर थी और लफ्ज उसके मुंह से जैसे टूट टूट कर गिर रहे थे। पाताल, पाताल में जा रहा हूं, अंधेरा ही अंधेरा है, पाताल में जा रहा हूं, इधर मत आना, तलाश, मेरी तलाश छोड़ दो, मत आना। और फिर नाग की कमजोर आवाज तेज आंधियों के शोर के साथ ही गायब हो गई। अंबर ने केटी की तरफ देखकर कहा, पाताल कहाँ है? बुजुर्ग सांप बोला, नाग देवता पाताल में जा रहे हैं। केटी ने सांप की जुबान में बुजुर्ग सांप से कहा, पाताल कहाँ है? हम वहां जाकर नाग को ढूंढ लाएंगे। बुजुर्ग सांप ने ठंडा सांस भरा और बोला, पाताल आग ही आग है, पिघला हुआ लावा ही लावा है, वहां जो जाएगा जलकर भाप बन जाएगा। नाग देवता अजीम है, उसने बहन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अंबर ने बुजुर्ग सांप से पूछा, तुम हमें बताओ कि पाताल कहाँ पर है, हम नाग को वहां से जरूर निकाल लाएंगे। पीपल का दरख्त कहने लगा, पाताल में कोई जिंदा इंसान नहीं जा सकता। पाताल एक जहन्नुम है, आग और पिघले हुए लावे का जहन्नुम। बुजुर्ग सांप ठीक कहता है, उधर जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। अंबर ने कहा, तुम हमें बताओ तो सही कि पाताल कहाँ है। हम जाएं चाहे ना जाएं, कम से कम हमें मालूम तो हो जाए कि नाग किस जगह पर है। बुजुर्ग सांप बोला, पाताल जमीन के अंदर है। जमीन की 6 मंजिलें जमीन के नीचे हैं। उनमें सबसे आखिरी मंजिल का नाम पाताल है। वहां अगर पानी भी दाखिल हो तो रास्ते में ही भाप बनकर उड़ जाए। उसका रास्ता कहाँ है? केटी ने सवाल किया। बुजुर्ग सांप ने कहा, इस मुल्क हिंदुस्तान के जनूब में जहाँ दोनों साहिल आपस में मिलते हैं वहां एक तकोन सी बन गई है। उस तकोन के पास समुद्र में रावण का तख्त है। ये 10-12 पथरीली चट्टानें हैं जो समुद्र में उभरी हुई हैं। बस उन चट्टानों के बीच से ही पाताल को रास्ता जाता है। मगर मैं तुम्हें एक बार फिर हदायत करूंगा कि उस तरफ जाने का ख्याल दिल से निकाल दो, ये खुदकुशी होगी। अंबर और केटी ने कोई जवाब ना दिया और सर झुकाए परेशान वापस उस मकान में आ गए जहां केटी पहली बार मकड़ी बनकर आई थी। अब अंबर ने केटी से कहा कि क्या उसे थ्यूसोंग के इंजाम का इल्म है। केटी ने कहा, काश आप लोग मेरी बात सुन सकते, समझ सकते। मैं मकड़ी की जुबान में तुम दोनों को बार बार मना कर रही थी कि इस मक्कार लड़की अकरबा के साथ थ्यूसोंग को जंगल में मत जाने दो, क्योंकि मुझे मकड़ी की नीयत खराब लगती थी। मगर तुम दोनों ने मेरी बात ना सुनी और थ्यूसोंग को वो अपने साथ अगवा करके ले गई। अंबर ने कहा, मालूम होता है कि वो कालीकट शहर ही से हमारे पीछे लग गई थी। वो हमें कालीकट शहर में ही मिली थी। फिर अंबर ने केटी को सारा वाकया सुनाया कि किस तरह अकरबा ने ढोंग रचाया और उनसे मदद मांगी, और फिर कहा कि हम उसे हिंदुस्तान के वरिंगल शहर उसके फर्जी माँ बाप के पास पहुंचा दें। केटी ने कहा, वो किसी के हुक्म पर थ्यूसोंग के पीछे लगी होगी। उसे पता चल गया होगा कि थ्यूसोंग के पास जानदारों और दूसरी चीजों को छोटा करने का तलीसम है।
अब खुदा जाने वो कहाँ होगा। हम एक दूसरे से मिल गए, लेकिन नाग और थ्यूसोंग हमसे जुदा हो गए। अंबर बोला, और मारिया तो पहले ही से जुदा है, उसे देखे तो एक अरसा गुजर गया है। फिर अंबर ने केटी की तरफ देखकर पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए और पहले किसकी तलाश में जाएं। मारिया थ्यूसोंग या नाग की? केटी भी कश्मकश में थी, उलझन में थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उसे भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, नाग एक बहुत ही खतरनाक जगह पर पहुंचा दिया गया है, क्यों ना हम पहले उसकी तलाश में निकलें। अंबर ने कहा, पाताल के अंदर आग और पिघला हुआ लावा है। हम दोनों लावे में या तो पिघल जाएंगे और या फिर दोनों के बुत बन जाएंगे। हमें मुनासिब इंतजाम के बगैर पाताल का रुख नहीं करना चाहिए। केटी ने पूछा, मुनासिब इंतजामात हम कहाँ से करेंगे? अंबर बोला, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि हम कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेंगे कि जिसकी मदद से हम पाताल की आग से महफूज रह सकें। उसके बाद हम नाग को भी वहां से निकाल सकेंगे। केटी बोली, तो फिर क्या हमें थ्यूसोंग का खोज लगाना चाहिए? अंबर ने कहा, मेरा ख्याल यही है, क्योंकि तिलिस्मी लड़की अकरबा हमें काली कट में मिली थी और ये बंदरगाह इसी मुल्क हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर है। हमें वहां चलना चाहिए, हो सकता है वहां हमें इसका कुछ सुराग मिल जाए। फिर अंबर ने केटी की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा कि क्या उसे मकड़ी की हालत की जिंदगी याद है? केटी बोली, ख्वाब की तरह याद है, मगर ये बड़ा धुंधला और डरावना ख्वाब लगता है मुझे। तुम क्या पूछना चाहते हो? अंबर ने पूछा, मैं ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने तिलिस्मी लड़की अकरबा को किसी दूसरी हालत, मेरा मतलब है गैर इंसानी हालत में देखा हो? केटी ने कुछ देर गौर किया, फिर सर हिलाते हुए कहा, नहीं, जहां तक मुझे याद आता है मैंने उस लड़की को किसी दूसरे रूप में कभी नहीं देखा। फिर उसने अंबर से कहा कि हम कालीकट चलते हैं, हो सकता है वहां हमें उस लड़की का कोई सुराग मिल जाए। आखिर उन्होंने यही फैसला किया और वरिंगल शहर से एक छोटे से काफिले में शामिल होकर बंदरगाह कालीकट की तरफ रवाना हो गए। बिच्छू लड़की अकरबा थ्यूसोंग को गायब करने के बाद सीधी कालीकट बंदरगाह से दूर वीरान मीनार की दूसरी मंजिल में पहुंच गई। यहाँ उसने बिच्छू से इंसानी लड़की की शक्ल इख्तियार की और दरमियान में पड़े राख के ढेर में थ्यूसोंग को रख दिया, जो छोटे से बिच्छू की शक्ल में था और बिल्कुल बेहिस हो चुका था। वो अपनी टांगे और जिस्म को बिल्कुल नहीं हिला सकता था। उसका जहन भी बहुत कम इंसानी जहन की तरह काम कर रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो थ्यूसोंग है और अंबर, नाग, केटी और मारिया उसके दोस्त हैं। वो कहाँ है, किस मुश्किल में है, ये उसे कुछ एहसास नहीं था। अकरबा लड़की ने मंत्र पढ़ा तो ठंडी राख में से उस तापा का बालों भरा राख आलूद हाथ बाहर निकला। उसने थ्यूसोंग बिच्छू को अपनी मुट्ठी में उठा लिया और फिर उस तापा की आवाज आई, तुमने मेरा हुक्म पूरा कर दिया। अकरबा लड़की ने कहा, मेरे गुरु देवता, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? उस तापा की खड़खड़ाती आवाज आई, हो सकता है थ्यूसोंग के साथी उसकी तलाश में इधर आए। तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि उनमें एक ऐसा आदमी भी है जो अपनी शक्ल बदल सकता है और सांप का रूप धार सकता है। तुम्हें किसी दूसरी शक्ल में चल फिरकर उन लोगों के बारे में मुझे एक पल की खबर देनी होगी कि वो थ्यूसोंग का सुराग लगाने के सिलसिले में क्या कर रही हैं। चूंकि तुम अंबर की शक्ल से वाकिफ हो, इसलिए तुम्हें उन्हें पहचानने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। मैं थ्यूसोंग को लेकर अपनी दुनिया में जा रहा हूँ, जहां उसकी सख्त जरूरत है। इतना कहकर उस तापा का हाथ राख के अंदर चला गया। अकरबा लड़की मीनार की दूसरी मंजिल से उतरकर पहली मंजिल में आ गई, फिर यहां से निकली और मीनार से बाहर खुले समुद्र के सामने जाकर दोनों बाजू फैला दिए। उसके सामने छोटी छोटी चट्टानों में समुद्र की मौजें टकरा टकरा कर शोर मचाती वापस आ रही थीं। अकरबा ने अपने हलक से एक अजीब सी चीख की आवाज निकाली और इसके साथ ही रेत पर बैठ गई और उसने अपना मुंह अपने बाजू में छुपा लिया। जब उसने अपने बाजू हटाए तो वो एक उधेड़ उम्र औरत बन चुकी थी। उसकी शक्ल भी बदल गई थी। उसका लिबास पुराना और फकीर औरतों जैसा हो गया था। वो शहर की तरफ चल पड़ी। शहर में बंदरगाह के करीब एक ही छोटी सी कारवांसराय थी, जहां दूसरे शहरों से काफिले आकर उतरते थे। अकरबा ने कारवांसराय में घूम फिर कर देखा, उसे अंबर कहीं दिखाई ना दिया। वो उनकी शक्ल पहचानती थी। केटी और नाग की शक्ल से वो वाकिफ नहीं थी। अकरबा फकीरनी बनकर लोगों से भीख मांगने लगी। उसे पता चला कि वरिंगल से काफिला शाम से थोड़ी देर पहले यहाँ आने वाला है। उसको यकीन था कि उस काफिले में अंबर और केटी जरूर शामिल होंगे। चुनाचे वो कारवांसराय के सामने एक दरख्त के नीचे बैठकर भीख मांगने लगी। शाम अभी नहीं हुई थी कि वरिंगल से आने वाला काफिला कारवांसराय के बाहर आकर रुक गया। अकरबा की तेज निगाहें अंबर और केटी को तलाश करने लगी, मगर अंबर और केटी रास्ते में ही ये सोचकर काफिले से अलग हो गए थे कि हो सकता है थ्यूसोंग को अगवा करने वाला आसेब किसी शक्ल में वहां पर मौजूद हो। चुनाचे कारवांसराय से आधा मील पीछे अंबर और केटी काफिले से जुदा होकर दूसरी तरफ निकल गए थे। वो एक और रास्ते से शहर में आ गए। ये शहर का दूसरा इलाका था। यहाँ गुंजान बाजार और मकान थे। यहाँ हर किस्म की चीजें और लिबास बिकते थे। अंबर ने केटी से कहा, थ्यूसोंग के आसेब यानी अकरबा को यकीन होगा कि हम अपने साथी और दोस्त थ्यूसोंग की तलाश में कालीकट में आएंगे। मुमकिन है वो किसी दूसरी शक्ल में यहाँ हमारी जासूसी करने के लिए मौजूद हो।
इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपना भेष बदलकर यहाँ थ्यूसोंग का खोज लगाएं। केटी ने कहा, हम क्या भेष बदलेंगे? जाहिर है हम अपना हुलिया तो नहीं बदल सकते, हमारी शक्लें तो यही रहेंगी। अंबर बोला, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हिंदुस्तान में जगह जगह स्वांग रचाकर लोग ड्रामे खेलते हैं और उनके लिए बाजारों में भेष बदलने का सामान भी बिकता है। हम आसानी से नकली बाल और नकली मूंछें लगाकर अपनी शक्लें भी काफी हद तक बदल सकते हैं। केटी कहने लगी कि थ्यूसोंग का आसेब यानी अकरवा लड़की जो है वो शायद गैबदान हो और वो हमें बदले हुए हुलिये में भी पहचान ले। अंबर ने कहा, अगर हम इस तरह सोचते रहे तो कुछ न कर सकेंगे, सिर्फ सोचते ही रहेंगे और कुछ नतीजा न निकलेगा। ज्यादा सोचते रहना भी ऐसा ही है जैसे प्याज के छिलके उतारना। प्याज के छिलके उतरते चले जाएंगे और आखिर में नीचे से कुछ भी नहीं निकलेगा। हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। अंबर और केटी बाजारों में फिरने लगे। आखिर उन्हें एक ऐसी दुकान मिल गई जहां स्वांग रचाने और नाटक करने वालों के लिए सामान और नकली दाढ़ी मूंछें और लिबास बिकता था। अंबर ने दुकानदार से जाकर कहा, भाई साहब, हम नाटक मंडली के आदमी हैं, हम आज रात यहाँ एक नाटक करने वाले हैं, उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए। दुकानदार ने कहा, अंदर जाकर देख लीजिए, बादशाह से लेकर भिखारी तक हर किस्म का सामान पड़ा है, जो जी चाहे खरीद लें। अंबर और केटी ने अंदर जाकर देखा कि वहां बादशाहों के जरक बरक कपड़े भी थे, डाकुओं का लिबास भी था और फकीरों के कशकोल और बोसीदा कपड़े भी। अंबर के दिल में ख्याल आया कि अगर हमने बादशाह और रानी का हुलिया बदला तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, हर कोई हमें देखने लगेगा। अगर डाकू बने तो ख्वाम मुसीबत में फंस जाएंगे। केटी ने कहा, इस एतबार से तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम भिखारी और भिकारन का हुलिया बदलकर शहर में थ्यूसोंग का सुराग लगाने की कोशिश करें, क्योंकि भिखारियों को यहाँ कोई गौर से नहीं देखता। अंबर को केटी का ये ख्याल पसंद आया। उसने भिखारी और भिकारन का लिबास खरीदा, कीमत अदा की और गठरी उठाकर शहर से दूर जंगल में निकल आए। यहाँ उन्होंने अपना हुलिया बदला। केटी को अपना चेहरा बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अकरवा ने केटी को नहीं देखा हुआ था। अंबर ने अपना हुलिया बिल्कुल ही बदल लिया, चेहरे पर स्याही मलकर बिल्कुल हबशियों की तरह स्याह कर दिया, बड़ी बड़ी मूंछें और दाढ़ी लगाई, सर पर भिखारियों जैसा रुमाल बांधा, गले में कशकोल डाला, हाथ में लाठी पकड़ी। केटी ने भी भिखारियों जैसे कपड़े पहन लिए, सर के बालों को रुमाल से बांध लिया, अपने चेहरे को जरा सा मैला कर लिया ताकि वो भिकारन मालूम हो। अंबर लंगड़ा कर चलने लगा। केटी ने हंसकर कहा, तुम तो बिल्कुल पुराने और तजुर्बाकार भिखारी लगते हो अंबर। अंबर ने कहा, क्या करें, अपने दोस्त की खातिर हर किस्म का भेष बदलना पड़ता है। वो जंगल से निकलकर शहर में आ गई। ये शहर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बंदरगाह होने की वजह से यहाँ काफी आबादी और रौनक थी। अंबर भिखारियों की तरह लाठी टेकता लंगड़ा कर चल रहा था। केटी ने उसके कांधे पर हाथ रखा हुआ था और यूं जाहिर कर रही थी जैसे उसे ज्यादा नजर नहीं आता और उसकी नजर कमजोर है। अंबर ने बाजार में आते ही भिखारियों की तरह आवाज लगाई, भगवान के नाम पर दान दो बाबा। इस तरह फकीरों के हुलिये में भीख मांगते अंबर और केटी बंदरगाह पर आ गई। वो एक तरफ हटकर जमीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अंबर ने कहा, यहाँ मुझे कोई ऐसी शय नजर नहीं आ रही कि जिससे ये जाहिर हो कि इस शहर में जादू टूने का असर है। केटी ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, इस शहर में मुझे भी कोई पुरस्कार शय अभी तक नजर नहीं आई। अचानक अंबर को एक ख्याल आया। उसने कहा, यहाँ बंदरगाह से दूर कुछ फासले पर एक पुराना मीनार है, अब बिल्कुल वीरान है। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन थ्यूसोंग मेरे साथ उस मीनार में एक बार गया था। केटी ने पूछा, उस मीनार में ऐसी कौन सी खास बात है? अंबर ने जवाब दिया, खास बात तो कोई नहीं, बस एक वीरान जगह है और ऐसी ही वीरान जगहों पर जिन भूतों और आसिफ का बसेरा होता है, क्यों ना एक बार उस मीनार का चक्कर लगाएं। केटी कहने लगी, अभी दिन की रोशनी है, इसी जगह बैठकर जासूसी करती हैं, हो सकता है वो लड़की अकरवा कहीं दिखाई दे जाए। शाम को वीरान मीनार पर जाएंगे। अंबर ने ज्यादा सरार न किया। कुछ देर वो बंदरगाह के सामने बैठे लोगों को आता जाता देखते रहे। कोई आदमी उनके करीब गुजरता तो अंबर आवाज लगा देता, भगवान के नाम पर दान दो बाबा। कई लोगों ने उन्हें तांबे के सिक्के दिए। केटी मुस्कुराकर कहने लगी, ये काम तो तुम बड़ा अच्छा कर लेते हो अंबर, बहुत से पैसे जमा कर लिए हैं तुमने। अंबर ने तुनक कर कहा, हो सकता है ये लोग तुम्हारी वजह से मुझे दान दे रहे हों। दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें अब किसी दूसरी जगह जाकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। केटी ने कहा, यहाँ बंदरगाह के बाद कारवांसराय ही एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत से मर्द और औरतें होती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ से कारवांसराय की तरफ जाते हैं। अंबर और केटी बंदरगाह के सामने वाली दीवार से उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलते भीख मांगते कारवांसराय के पास आ गए। यहाँ अकरबा भी उधेड़ उमर भिकारन के भेष में पहले से मौजूद थी। केटी और अंबर ने भी देखा कि कारवांसराय के बाहर दरवाजे के सामने दरख्त के नीचे एक भिकारन बैठी भीख मांग रही है। केटी ने मुस्कुरा कर कहा, हमारी एक साथी यहाँ पहले से मौजूद है अंबर, वो देखो। अंबर ने कहा, देख रहा हूँ, मगर हमें उससे क्या लेना है, वो तो असली भिकारन है और हम नकली हैं। केटी और अंबर भी कारवांसराय के सामने दूसरे दरख्त के पास जमीन पर बैठ गए
और हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांगने लगे। अकरबा भिखारन भी उन दोनों को गौर से देख रही थी, मगर एक लम्हे के लिए भी ये शक नहीं हुआ था कि जिनकी उसे तलाश है वो यही दोनों हैं। अकरबा बदरू थी, मगर वो दिलों का हाल मालूम नहीं कर सकती थी, ना ही वो किसी दूसरे की असली शक्ल को देख सकती थी। इतने में एक औरत ने उन दोनों के दरमियान एक पैसा फेंका। अकरबा भिखारन और अंबर एक साथ पैसा उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़े। फिर अंबर पीछे हट गया और बोला, बहन ये तुम ले लो, मुझे खुशी होगी। अकरबा भिखारन ने अंबर को बिल्कुल नहीं पहचाना था, क्योंकि एक तो उसने अपना रंग काला कर रखा था, दूसरा लंबी दाढ़ी छोड़ रखी थी। अकरबा भिखारन उस भिखारी यानी अंबर के इस इखलाक से बड़ी मुतासिर हुई। उसने पैसा उठा लिया क्योंकि वो अपने आप को एक अच्छी भिखारन साबित करना चाहती थी। उसने अंबर का शुक्रिया अदा किया और कहा, भाई तुम किस शहर से आए हो? ये तुम्हारी बहन है क्या? अंबर ने अपनी आवाज बदल रखी थी, बोला, हाँ जी ये मेरी बहन है, रामी इसका नाम है, मेरा नाम गंगू है। हम कंडाला शहर के रहने वाले हैं, वहाँ लोग ज्यादा भीख नहीं देते। केटी ने भी आवाज बदल कर कहा, हाँ बहन, कंडाला में लोग बड़े होशियार हो गए हैं, भिखारियों को भीख ही नहीं देते, हम भला फिर कहाँ से खाएंगे? अंबर ने अकरबा भिखारन से पूछा कि वो कहाँ से आई है। उसने कहा, भाई मेरा नाम चंदनी है, मैं तो इस शहर की रहने वाली हूँ। इसी शहर में भीख मांगते मांगते उम्र गुजर गई। अंबर ने कहा, बहन चंदनी, हम आज ही यहाँ आए हैं, हमें ज्यादा भीख नहीं मिली, लेकिन लगता है कि यहाँ के लोग दान खुश होकर देती हैं। केटी ने पूछा, तुम कहाँ पर रहती हो बहन? अकरबा भिखारन जरा सी चौंकी। उसकी इस चौंकाहट को अंबर और केटी दोनों ने ही महसूस किया। आखिर वो सैकड़ों हजारों साल से सफर कर रहे थे और दोनों लोगों के चेहरे देख चुके थे, पढ़ चुके थे। अंबर ने खास नजरों से केटी की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, मुझे इस औरत पर कुछ शक लगता है। केटी ने भी निगाहों ही निगाहों में जैसे जवाब दिया, मेरा भी यही ख्याल है। अकरबा भिखारन ने बिल्कुल महसूस ना किया कि उसके चौंकने पर अंबर और केटी होशियार हो गए हैं। वो बोली, बहन हम भिखारी लोगों का भला कहाँ ठिकाना होता है, जहाँ रात पड़ती है सो जाते हैं। अंबर ने कहा, वैसे चंदनी बहन, हमने कंडाला शहर में तो एक जगह जंगल में झोंपड़ी बना रखी है, हम वहां पर आराम से रहते हैं। तुमको भी चाहिए कि कोई झोंपड़ी या एक कोठरी बना ली होती। असल में जब से अंबर और केटी को उस औरत पर शक पड़ा था तो वो उसके ठिकाने के बारे में ज्यादा से ज्यादा कुरीदना चाहते थे। अकरबा भिखारन बोली, हमारा कोई झोंपड़ा नहीं है भाई, मैं तो 2 रोज से इसी कारवां सराय के बाहर एक तरफ पड़कर सो जाती हूँ। केटी ने अकरबा भिखारन को टटोलने के लिए कहा, यहाँ बंदरगाह से दूर एक वीरान मीनार है, मेरा ख्याल है हम तो वहां जाकर रात गुजारेंगे। ये जुमला कहते हुए केटी ने अपनी तेज निगाहें अकरबा भिखारन के चेहरे पर जमा रखी थीं। वीरान मीनार का नाम सुनते ही अकरबा भिखारन एक बार फिर जरा सी चौंकी। उसके इस चौंकने को केटी और अंबर ने खास तौर पर एक बार फिर महसूस किया। अब अंबर ने इस ख्याल से कि कहीं इस भिखारन को उन दोनों पर ही शक न पड़ जाए कि आखिर ये वीरान मीनार का बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं। अंबर ने बात का मौजू बदल दिया और कहा, बहन चंदनी, अपने शहर में तो हम लोगों की दान दी हुई मिठाइयां भी खाते थे, यहाँ तो अभी तक किसी ने मिठाई ही नहीं दी। अकरबा भिखारन ने कहा, यहाँ बाजार में जाकर भीख मांगोगे तो वहाँ जो लोग मिठाई खरीदते हैं वो एक आध लड्डू भिखारियों को भी दे देते हैं। केटी ताली बजाकर बोली, गंगू भैया चलो हम बाजार में जाकर भीख मांगते हैं, मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल चाहता है। अंबर भी अब वहां से उठना चाहता था। उसने अकरबा भिखारन से कहा, चंदनी बहन, ज्यादा लड्डू मिले तो हम तुम्हारे लिए भी जरूर लाएंगे। अकरबा भिखारन बोली, तुम्हारी मेहरबानी होगी गंगू भाई। अंबर और केटी चले गए तो अकरबा भिखारन ने आराम का सांस लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी दूसरे भिखारी या भिखारन की उससे दोस्ती हो। वो तो अपना काम करने वहां आई थी, उसे अंबर और उसके साथियों की तलाश थी, ताकि अगर वो वहां अपने साथी त्योसोंग का खोज लगाने के लिए आए तो अकरबा उनकी सरगर्मियों पर नजर रखे। उसे ये मालूम ही नहीं था कि अभी अभी जो एक भिखारन और भिखारी उसके पास से उठकर गए हैं वही वो लोग थे जो अपने साथी त्योसोंग की खोज में वहां आए थे। कारवां सराय से दूर आते ही अंबर ने लंगड़ाकर चलते हुए कहा, केटी मुझे ये भिखारन पुरस्कार लग रही है। वो 2 बार वीरान मीनार के नाम से चौंकी थी। केटी ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन आखिर ये कौन हो सकती है? अंबर बोला, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें इसका पीछा करना चाहिए। हो सकता है इसी औरत की वजह से हमें त्योसोंग का कोई सुराग मिल जाए। अंबर और केटी कारवां सराय के सामने एक ऐसी जगह छुपकर बैठ गए जहां से वो तो अकरबा भिखारन को देख सकते थे, मगर वो उसे नहीं देख सकती थी। अकरबा भिखारन तो अपनी जासूसी में मसरूफ थी। उसकी आंखें अंबर या उसके किसी साथी को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह जब दिन डूब गया और शाम होने लगी तो अकरबा भिखारन वापस अपने वीरान मीनार की तरफ चल पड़ी कि कल फिर आकर शहर में अपनी ड्यूटी देगी। अंबर और केटी भी उसका पीछा करने लगे। जब बंदरगाह से निकलकर अकरबा भिखारन का रुख वीरान मीनार की तरफ हो गया तो अंबर का माथा ठिनका। उसने केटी से कहा, ताज्जुब है, ये भिखारन तो वीरान मीनार की तरफ जा रही है शायद। केटी बोली, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन हमें इसका पीछा करते रहना चाहिए,
शहर से बाहर का समुंदर किनारे वाला वीरान इलाका आ गया। एक जानिब समुंदर फैला हुआ था जिसमें जर्द सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। सामने कुछ फासले पर पथरीली चट्टानों के अकब में वीरान मीनार नजर आ रहा था। अकरबा भिकारन वीरान मीनार को जाने वाले रास्ते के पास आकर रुक गई। उसने पीछे घूमकर देखा कि कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा। केटी और अंबर एकदम नीचे हो गई। शाम का अंधेरा हो रहा था। अकरबा भिकारन उन्हें ना देख सकी और वीरान मीनार के दरवाजे की तरफ बढ़ी।